कृष्णा क्लासेज के YouTube चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए अब ये क्लास स्टार्ट करते हैं और इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम का संबंध किस राज्य से है? यानी जो डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम है उसका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है या फिर असम से है या फिर महाराष्ट्र से है या फिर गुजरात से है? जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका संबंध बच्चों कौन से राज्य से है? गुजरात से। कौन से राज्य से है बच्चों? गुजरात से। वैसे तो इस प्रोग्राम की जब गुजरात में शुरुआत हुई थी तो किस नाम से हुई थी? सेवा सेतु प्रोग्राम के नाम से हुई थी। किस नाम से हुई थी बच्चों? सेवा सेतु प्रोग्राम के नाम से हुई थी। और सेवा सेतु प्रोग्राम से नाम से इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। अब कोरोना महामारी के कारण जब सारे हिंदुस्तान ने डिजिटलाइजेशन पर जोर दे दिया है, हिंदुस्तान क्या विश्व ने ही जोर दे दिया है, और इसी कारण अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है बच्चों? डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। यानी जिसका संबंध कौन से राज्य से है? गुजरात से है। इस प्रोग्राम को शुरू करने का उद्देश्य पंचायत स्तर पर, कौन से स्तर पर बच्चों? पंचायत स्तर पर जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, यानी लोक कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना लोगों को। कौन सी? लोक कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना। यानी लोक कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरुआत की गई किसकी? डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम की। यह केंद्र सरकार की एक योजना से संबंध रखती है। केंद्र सरकार की एक किससे संबंध रखती है? केंद्र सरकार की एक योजना से संबंध रखती है, जिस योजना का संबंध है भारत नेट परियोजना। जिसका क्या नाम है बच्चों? भारत नेट परियोजना। इस परियोजना का एक ही उद्देश्य है, जो ग्राम पंचायतों को जोड़ना, यानी ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जोड़ना उद्देश्य है किसका? भारत नेट परियोजना का। यानी ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना उद्देश्य है किसका? भारत नेट परियोजना का। क्लियर है? यानी यह योजना का एक ही उद्देश्य है, दरवाजे पर राशन कार्ड पहुंचाना। दरवाजे पर क्या पहुंचाना? राशन कार्ड पहुंचाना। क्योंकि अब आपको पता है प्रावधान चला हुआ है संपूर्ण भारत में एक राशन कार्ड, यानी एक देश एक राशन कार्ड की योजना चली हुई है। आज आप अपने राशन कार्ड को दिखाकर किसी भी राज्य से, कहीं से भी सार्वजनिक वितरण की जो दुकानें हैं, यानी सरकारी जो अनाज उपलब्ध करवाने वाली दुकानें हैं, वहां से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर वैसे बात करना चाहें पंचायत की, तो आप सबको पता है जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और यह प्रावधान लागू हुआ था 1993 में। इसी के द्वारा हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायत से। जिसमें पंचायत को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए बच्चों? 29 विषय दिए गए। और आप सबको पता है पंचायत कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अगर पंचायत की भाग की बात करना चाहें तो पंचायत का वर्णन संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 अण तक का संबंध किससे है? पंचायत से है। और पंचायती राज में आप सबको पता है महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षित दिया गया है? 33% आरक्षण दिया गया। एक ऐसा भी राज्य है जहां पर महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण है, वो राज्य है राजस्थान।
और इसका प्रावधान हमारे प्रदेश में भी लागू करने का विचार चल रहा है कि हरियाणा में भी इस तरह की व्यवस्था की जाए कि महिलाओं को पंचायत में जो आरक्षण है वो 50% कर दिया जाए। क्लियर है बच्चों। पंचायत का कार्यकाल मेरे ख्याल में सबको पता है 5 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मतदाता की आयु 18 वर्ष। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है, ये महात्मा गांधी जी की सोच थी, और जो लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान हमें मिलता है देखने को संविधान के भाग 4 में, जिसमें दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान लिया हमने आयरलैंड से। कहां से लिया बच्चों? आयरलैंड से। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है अधिक से अधिक जनता को अधिक से अधिक सुख मिले। तो अब बात चल रही थी गुजरात की, तो इसके अलावा गुजरात की और भी बातें कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों? गांधीनगर। और यहाँ गुजरात के जो मुख्यमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात में जो राज्यपाल है उनका संबंध हरियाणा से है, और हरियाणा के भी कौन सी जगह से? कुरुक्षेत्र से, और उन राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं मैं गुजरात के मुख्य न्यायाधीश की, तो गुजरात के मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चों? विक्रमनाथ है। क्लियर है। इसके अलावा इसमें और बात करना चाहूं तो अमूल दूध के लिए भी फेमस है, जो आनंद गांव है। आनंद गांव भी हमारा कहां पर पड़ता है? आनंद गांव भी हमारा कहां पड़ता है? गुजरात में। आनंद गांव हमारा कहां पड़ता है? गुजरात में। अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं इसको रफ करूंगा और इसमें और कुछ बातें भी ऐड करूंगा। क्लियर है। गुजरात की बातें चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा आनंद गांव कहाँ है? गुजरात। उसी प्रकार रानी की बावड़ी। रानी की बावड़ी भी कहाँ पर है? गुजरात में। और ये रानी की बावड़ी का जो चित्र है, यह चित्र दिया गया है जो हिंदुस्तान में अब नई करेंसी शुरू की गई, यानी नोटबंदी के बाद जो नई करेंसी शुरू की गई, जो नया 100 रुपए का नोट है, उस पर रानी की बावड़ी का चित्र दिया गया है बच्चों। क्लियर है। उसके अलावा यहां पर फेमस है जामनगर की तेल रिफाइनरी। जो ये जामनगर तेल रिफाइनरी है, यह भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन से राज्य में है? गुजरात में। और गुजरात में भी कौन सी जगह? जामनगर। और इस तेल रिफाइनरी को कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है बच्चों? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इस तेल रिफाइनरी को चलाया जा रहा है। उसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रसिद्ध स्थल भी गुजरात में है, और वो 2 प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? धोलावीरा और लोथल। क्लियर है। धोलावीरा जो किसी भी नदी के किनारे नहीं था, लोथल जो कौन सी नदी के किनारे था बच्चों? भोगवा नदी के किनारे। और भोगवा नदी के किनारे पड़ने वाला यह स्थल भी आपका कौन से राज्य में है? गुजरात में। तो अब आपके सामने में स्क्रीन पर डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम का ये चित्र है, जिसकी शुरुआत की गई है हाल ही में। कहां पर की गई है? गुजरात। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, प्रसार भारती ने डीडी किसान चैनल पर भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी बच्चों, जो प्रसार भारती ने डीडी किसान चैनल पर भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इफ्को के साथ किया है, या फिर नाबार्ड के साथ किया है, या फिर IRDA के साथ किया है? इनमें से हमारा सही जवाब क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं। तो बच्चों, किसके साथ किया है? इफ्को के साथ किया है। किसके साथ किया है बच्चों? इफ्को के साथ किया है। इफ्को
कि सबसे पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूंगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, ये यानी कि यह सरकारी उर्वरक कंपनी है। कैसी कंपनी है बच्चों? एक सरकारी उर्वरक कंपनी है, यानी उर्वरक खाद जो हम लेके आते हैं, आपने देखा होगा यूरिया या डीएपी, उन खाद के ऊपर लोगो होता है। किसका लोगो होता है? इफ्को का। यानी इफ्को उन खाद को निर्मित करती है। क्लियर है? तो इफ्को का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इफ्को का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और इफ्को की जो स्थापना हुई थी, इफ्को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। इफ्को की स्थापना कब की गई बच्चों? 3 नवंबर 1967 को। अब किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को यह बताने के लिए कि किस प्रकार वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी लागत को कम कर सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार का उद्देश्य है किसानों की आय डबल करना, और किसानों की आय डबल करने का उद्देश्य सरकार ने कब तक रखा है? 2022 तक रखा है। इसीलिए इस प्रसार भारती ने डीडी किसान चैनल पर कृषि में प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है। और यह जो कार्यक्रम होगा बच्चों, यह कार्यक्रम मात्र कितने मिनट का होगा? 30 मिनट का होगा। यह कार्यक्रम जो प्रसारित किया जाएगा बच्चों, यह कितने मिनट का होगा? 30 मिनट का होगा। और बात करना चाहूं तो प्रसार भारती ने किसानों का किसी भी तरीके से कल्याण करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और सबको पता है वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर है बच्चों? तो मैं आपको स्क्रीन पर इफ्को का ये लोगो भी दिखा देता हूं। ये इफ्को का लोगो है, इफ्को किसान। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में लोकायुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यानी किस राज्य के लोकायुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दिया? गुजरात के, महाराष्ट्र के, या फिर गोवा के, या फिर राजस्थान के? यानी इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या है? कहां के लोकायुक्त ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? अगर आपको लोकायुक्त ध्यान नहीं आ रहा है तो आपको मैं याद दिला देता हूं, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था लोकपाल के लिए, यानी जन लोकपाल के लिए। तो हमारा इसमें सही जवाब क्या है बच्चों? गोवा। क्लियर है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूं, जो 2013 में कानून बनाया गया था, 2013 में क्या बनाया गया था? कानून बनाया गया था। और 2013 में किसके लिए कानून बनाया था? लोकपाल और लोकायुक्त के लिए। जो लोकपाल का संबंध है वो कौन सी सरकार से है बच्चों? केंद्र सरकार से। जबकि लोकायुक्त का संबंध कौन सी सरकार से है? राज्य सरकार से। यानी भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच करने वाली एक स्वतंत्र इकाई कौन सी थी? लोकायुक्त। भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच करने वाली एक स्वतंत्र इकाई कौन सी थी? लोकायुक्त। जो लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती थी, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता था बच्चों? राज्यपाल। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। क्लियर है? इसके लिए कोई विशिष्ट योग्यता भी नहीं है। लोकायुक्त बनने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है। नहीं। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं मैं इसके कार्यकाल की, जो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। जिस दिन
कौन सी भी दोनों में से एक दशा पहले पूरी हो जाती है, उसी दिन वो उस पद से रिटायर हो जाता है। या तो उसे काम करते हुए 6 साल हो गए हो या फिर उसकी आयु 65 वर्ष होगी, उसी दिन वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। क्लियर। तो ये गोवा के लोकायुक्त ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया, और गोवा के लोकायुक्त जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया उनका नाम क्या है, पी.के. मिश्रा। पी.के. मिश्रा की फुल फॉर्म है बच्चों प्रफुल्ल कुमार मिश्रा। क्या है फुल फॉर्म, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा। इन्होंने इसलिए अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि इन्होंने सरकार को कुल कितनी रिपोर्टें भेजी, 21 रिपोर्टें भेजी। जो इन्हें शिकायत मिली भ्रष्ट अधिकारियों की या और दूसरे कर्मचारियों की, उन्होंने उन शिकायतों की जांच की और उन शिकायतों को सही पाया, तो उन्होंने सरकार को एक्शन लेने के लिए 21 रिपोर्टें भेजी। लेकिन गोवा सरकार ने उनकी इन रिपोर्टों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया। तो इस बात से निराश होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा अगर सरकारें लोकायुक्तों की बात सुनना ही नहीं चाहती तो इस पद को बना ही क्यों रखा है, क्यों ना सरकारें इन पदों को समाप्त कर दे। आपको बताना चाहूं तो जो गोवा में लोकायुक्त का गठन हुआ था वो कब हुआ था बच्चों, 2011 में। कब हुआ था, 2011 में, यानी केंद्रीय अधिनियम के आने से पहले कानूनी रूप से स्थापित गोवा में कौन, लोकायुक्त। जबकि इन चारों राज्यों में सबसे पहले जो स्थापित किया गया था किसके द्वारा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कब स्थापित कर दिया गया था, 1971 में। उसके बाद अगर बात करना चाहूं तो 1973 में स्थापित किया था, और 1973 में किसने स्थापित किया था, राजस्थान ने। अगर उसके अलावा बात करना चाहूं 1986 की, तो 1986 में किसने स्थापित कर दिया था बच्चों, गुजरात ने। यानी ये चारों ऑप्शनों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और अलग अलग बताया कि कौन से राज्य में कब लोकायुक्त का गठन किया गया। क्लियर है। तो आपके सामने स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है पी.के. मिश्रा जी का, जिन्होंने हाल ही में गोवा के लोकायुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट किसने प्रकाशित की बच्चों, वर्ल्ड बैंक ने या आरबीआई ने या आईएमएफ ने या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यानी जो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2020 किसने प्रकाशित की। जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका आंसर मुझे बताएं कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट जारी की बच्चों किसने जारी की, वर्ल्ड बैंक ने। किसने जारी की, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में जो कोविड-19 है, कोविड-19 के दुष्प्रभावों को दर्शाया है। यानी जो कोरोना महामारी के जो दुष्प्रभाव विश्व में देखने को मिले उन्हें दर्शाया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 के कारण दुनिया के 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, दुनिया के 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आ जाएंगे। किसके कारण आ जाएंगे बच्चों, कोविड-19 के कारण। क्लियर है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। और इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, मात्र 44 सदस्यों ने भाग लिया था। और इन 44 सदस्यों में एक देश अपना था, यानी कौन सा, हिंदुस्तान। तो जो वर्ल्ड बैंक और इसी के साथ ही एक संस्था का और गठन हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का गठन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ, इसलिए दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्लियर है। अगर कोई एक देश आईएमएफ का सदस्य है और वर्ल्ड बैंक का सदस्य नहीं है
तो उसे दूसरे संस्थान की भी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। यानी जो सदस्य वर्ल्ड बैंक के हैं वही सदस्य IMF के हैं। और वर्तमान में दोनों देशों के कितने सदस्य हैं? 189। तो इनका जो 188वां देश सदस्य बना था, 188वां सदस्य देश कौन सा बना था बच्चों? दक्षिणी सूडान। कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान। और जो 189वां देश सदस्य बना, 189वां देश कौन सा सदस्य बना बच्चों? नोरू। यानी 44 देशों से जिस संस्था की शुरुआत हुई थी, आज उसके सदस्यों की संख्या किस पर पहुंच गई है? 189 पर। अगर RBI की बात करना चाहूं, आप सबको पता है हिंदुस्तान के केंद्रीय बैंक का नाम है, जिसकी स्थापना 6 मार्च 1934 के एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका शुरुआत में मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय बना दिया गया मुंबई में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करना चाहूं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ADB, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं बच्चों? ADB। क्लियर है? इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय है फिलीपींस यानी मनीला। तो इसके जो शुरुआत में अगर सदस्यों की बात करना चाहूं तो इसके शुरुआत में कितने सदस्य थे? 61, जबकि आज सदस्यों की संख्या कितनी है? 67। तो भारत IMF का भी, वर्ल्ड बैंक का भी और ADB का भी, यानी इन तीनों ही संस्थाओं का कौन सा सदस्य है? संस्थापक सदस्य है। कौन सा सदस्य है बच्चों? संस्थापक सदस्य है। तो अब आपके सामने मैं लोगो लेकर आ रहा हूं, और यह लोगो है कौन से बैंक का? वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक जो कुल कितनी संस्थाओं का समूह है? 5 संस्थाओं का समूह। कितनी संस्थाओं का समूह है बच्चों? 5 संस्थाओं का। यानी IBRD, IFCA, IDA, MIGA, ICSID, यानी ये 5 संस्थाएं। ये वो 5 संस्थाएं हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है हमारा कौन सा बैंक? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए समझौता कर रहा है? देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सुरक्षा, क्योंकि आप सबको पता है आज के इस दौर में दिन प्रतिदिन साइबर अपराध है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी क्राइम करने का तरीका ही बदल गया है। तो ये जो साइबर सुरक्षा के लिए जो भारत ने समझौता किया है वो किस देश से किया है? जापान से किया है, चीन से किया है, या USA से किया है, या फिर बच्चों इजराइल से किया? कौन से देश से किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसका सही जवाब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो यह समझौता बच्चों हमने किया है कौन से देश से किया है? जापान से किया है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो साइबर कानून है, जो साइबर कानून हिंदुस्तान में पहला बनाया गया था, तो साइबर कानून पहली बार हिंदुस्तान में कब बना था? 2002 में। यह साइबर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद को यह अधिकार कौन सी शक्तियों के अंतर्गत दिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। यानी अवशिष्ट शक्तियां वो सूची है जो कानून ना केंद्र सरकार बनाती ना राज्य सरकार बनाती, यानी जो ना संघ सूची में आते, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में, वो सारे बचे हुए विषय कौन सी शक्तियों में? अवशिष्ट शक्तियों में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। और जिसके अंतर्गत संसद ने पहला कानून बनाया था साइबर कानून। कब बनाया था? 2002 में। अब साइबर सुरक्षा के लिए हमने समझौता कर लिया है, कौन से देश से कर लिया है? जापान से कर लिया है, ताकि अक्षमता का निर्माण किया जा सके। किसका निर्माण किया जा सके? अक्षमता का निर्माण किया जा सके। क्लियर है?
उसके अलावा अगर और बात करें, अनुसंधान किया जा सके इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जा सके, रिसर्च की जा सके, इन चीज़ों की डेवलपमेंट की जा सके, यानी विकास किया जा सके, इसलिए यह समझौता किया है। क्योंकि बच्चों आप सबको पता ही आने वाला है 5G, तो यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा, यहाँ G से मेरा अभिप्राय किससे है, यानी यहाँ G का मीनिंग क्या है? यहाँ जी का मीनिंग है बच्चों जनरेशन। जी का मीनिंग क्या है? जनरेशन। जी का मीनिंग क्या है? जनरेशन। क्लियर है? तो ये बातें हमने डिस्कस की और इससे हमें पता लगा कि साइबर सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। अगर देश पर साइबर अटैक होगा तो देश की जो महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं हैं वो लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर किसी भी देश की सुरक्षा नीति से संबंधित कोई भी एविडेंस किसी दूसरे देश के हाथ लग जाता है तो वो उस देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने अपना नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? आरबीआई का फिलहाल नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है बच्चों? एम राजेश्वर राव को बनाया गया है। तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसमें प्रावधान किया गया है कि आरबीआई में एक क्या होगा? गवर्नर होगा और 4 क्या होंगे? डिप्टी गवर्नर होंगे। गवर्नर की अगर बात करना चाहूं तो मेरे ख्याल में सबको पता है गवर्नर से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे 3-4। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास, उनसे पहले आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। आज तक कोई भी महिला आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है। एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उसी प्रकार आरबीआई में 4 क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर, जिसमें एक डिप्टी गवर्नर आपके सामने स्क्रीन पर है, यानी कौन है? एम राजेश्वर राव। तो दूसरे जो हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वो है बीपी कानूगो। कौन है बच्चों? बीपी कानूनगो। जो तीसरे हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वो है एम के जैन। और चौथे हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है बच्चों माइकल पात्रा। कौन है? माइकल पात्रा। यानी ये 4 वर्तमान में हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। जो एम राजेश्वर की नियुक्ति हुई है बच्चों वो किसकी जगह हुई है? एनएस विश्वनाथ की जगह। यानी एनएस विश्वनाथ की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? एम राजेश्वर नियुक्त किए गए हैं। जबकि उर्जित पटेल आप सबको पता है आरबीआई के क्या है? पूर्व गवर्नर। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, अगर आपको ध्यान हो, उस पुस्तक का क्या नाम था? ओवरड्राफ्ट। वैसे ओवरड्राफ्ट बैंक के द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा का नाम है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? अगर हमारे खाते में 3,000 रुपये हैं और हमने किसी को 5,000 का चेक दे दिया है, यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा का चेक दे दिया है बच्चों? 2,000 का। जो 2,000 रुपये हमारी तरफ से जो बैंक पे करेगा उसी पैसे को क्या बोला जाता है? ओवरड्राफ्ट। और उसी ओवरड्राफ्ट नाम की एक पुस्तक लिखी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने, जो आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? 24वें गवर्नर थे। ये हैं आपके सामने आरबीआई के नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर।
ट्राउ। क्लियर है बच्चों? और ये आरबीआई का लोगो है। आपको बता देना चाहूं, जो सिंह का अपने लोगो में प्रयोग करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक सिलिकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? कौन से देश ने किया बच्चों? जापान ने किया, या फिर रूस ने किया, या फिर इराक ने किया, या फिर ईरान ने किया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ कि कौन से देश ने किया। तो कौन से देश ने किया बच्चों? रूस ने किया है। अगर मैं मिसाइल की बात करना चाहूं तो इसमें मिसाइल की कितनी श्रेणियां हैं? मिसाइल की 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं बच्चों? 3 श्रेणियां हैं। जो पहली श्रेणी है वो है हाइपरसोनिक। पहली श्रेणी कौन सी है? हाइपरसोनिक। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी में आती है बच्चों, सुपरसोनिक। दूसरी श्रेणी में कौन सी आती है? सुपरसोनिक। तीसरी श्रेणी में है सबसोनिक। तीसरी श्रेणी में कौन सी है? सबसोनिक। यानी ये 3 श्रेणियां हैं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक। जो रूस ने जिस मिसाइल का प्रशिक्षण किया है वो कौन सी कैटेगरी की है बच्चों? फर्स्ट कैटेगरी की है, यानी कौन सी? हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल की विशेषता है ध्वनि से 8 गुना ज्यादा तेज, यानी ध्वनि से 8 गुना ज्यादा तेज दौड़ती है या चलती है कौन सी मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल। इस मिसाइल का जो दागी गई है, किसके साथ दागी गई है बच्चों? एंटीशिप क्रूज के साथ, एंटीशिप क्रूज के साथ दागी गई है। कौन सी मिसाइल दागी गई है? हाइपरसोनिक सिलिकॉन मिसाइल। और यह कौन से सागर में दागी गई है? यह बेरेंट सागर में दागी गई है। कौन से सागर में दागी गई है? बेरेंट सागर में दागी गई है। अगर बात करना चाहूं मैं इसकी मारक क्षमता की, तो इसकी मारक क्षमता है वो, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 450 किलोमीटर, यानी 450 किलोमीटर मारक क्षमता है कौन सी मिसाइल की? सिलिकॉन मिसाइल की। तो मैं आपको अब स्क्रीन पर सिलिकॉन मिसाइल की इमेज भी दिखा देता हूं। ये वो सिलिकॉन मिसाइल है जो दागी गई कौन से सागर से? बेरेंट सागर से। कौन से शिप से दागी गई बच्चों? एंटी शिप क्रूज से दागी गई। कौन से देश के द्वारा दागी गई? रूस के द्वारा यह दागी गई। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में संपन्न युद्धाभ्यास टाइमैक्स 2020 में भारत ने किस देश के साथ हिस्सा लिया? यानी जो टाइमैक्स नाम का जो युद्धाभ्यास हुआ था बच्चों वर्तमान में भारत का, वो कौन से देश के साथ हुआ? चीन के साथ हुआ, थाईलैंड के साथ हुआ, या दक्षिण कोरिया के साथ हुआ, या फिर जापान के साथ हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर बताओ। आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। मुझे ये भी पता लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं, सीखना भी चाहते हैं और सीख भी रहे हैं। सीख जाओगे धीरे धीरे अगर लगे रहोगे तो बच्चों। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि ये युद्ध अभ्यास जो भारत ने किया टाइमैक्स 2020 कौन से देश के साथ किया? तो कौन से देश के साथ किया बच्चों? जापान के साथ। कौन से देश के साथ किया? जापान के साथ। जापान जो हिंदुस्तान के पूर्व में पड़ता है, किस दिशा में? पूर्व में। जिस तरह यूं है ये, इसका अगर बात करना चाहूँ यूं भारत है, फिर चीन है, फिर मंगोलिया है, मंगोलिया के बाद रूस है, और यहाँ पर पड़ता है कौन सा देश? जापान। यानी जापान कौन सी दिशा में? पूर्व में। हिंदुस्तान के पूर्व में पड़ता है कौन सा देश? जापान। क्लियर? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है बच्चों? टोक्यो। जापान की जो मुद्रा है
जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत जो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी भारत की मुद्रा के मुकाबले सस्ती है। कौन सी मुद्रा? जापान की मुद्रा। जापान की मुद्रा का अपना एक चिन्ह जारी कर रखा है इन्होंने, ये चिन्ह है। जिस प्रकार हिंदुस्तान की मुद्रा का ये चिन्ह है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा का ये चिन्ह है। क्लियर है? अगर जापान के जो प्रधानमंत्री है, जापान के प्रधानमंत्री है बच्चों योशिहिदे। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। जापान है वो एक लोकतंत्र देश है। कैसा देश है? लोकतंत्र देश है, यानी जापान गणतंत्र नहीं है। जापान में गणतंत्र नहीं है। जापान कैसा देश है बच्चों? लोकतंत्र देश है। तो मैं अब आपके सामने लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में फर्क बताना चाहूंगा। लोकतंत्र जिसे हम बोल सकते हैं प्रजातंत्र, यानी जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार कहलाती है लोकतंत्र। गणतंत्र वो होता है जिसमें देश का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। राष्ट्राध्यक्ष का पद अनुवांशिक नहीं है और राष्ट्राध्यक्ष देश का कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि जापान में किसका पद नहीं है? जापान में राष्ट्रपति का पद नहीं है। इसीलिए जापान गणतंत्रात्मक देश नहीं है। जापान सिर्फ कौन सा देश है बच्चों? लोकतंत्रात्मक देश है। जापान है वो 3600 द्वीप है। जापान में कुल कितने द्वीप है बच्चों? 3600 द्वीप है। मात्र जो 380 द्वीप ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर से बड़े हैं। मात्र कितने द्वीप? 380 द्वीप ऐसे हैं जो कितने किलोमीटर से बड़े हैं? 1 किलोमीटर से बड़े हैं। क्लियर है? आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना मैं इसको रफ करके आपको इसमें कुछ और बातें बताना चाहूंगा। तो इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो जापान को बुजुर्गों का देश भी कहा जाता है। किसका देश भी कहा जाता है? बुजुर्गों का देश। जापान को बुजुर्गों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान की जो 55% आबादी है वो क्या है? बुजुर्ग है, इसीलिए इसे बुजुर्गों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे भूकंपों का देश भी कहा जाता है। किसका देश भी कहा जाता है? भूकंपों का देश भी कहा जाता है। और भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान को स्थानीय भाषा में निप्पोन कहा जाता है। निप्पोन का अर्थ होता है सूर्य उदय। निप्पोन का अर्थ क्या होता है बच्चों? सूर्य उदय। जापान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? निप्पोन कहा जाता है। क्लियर है? तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है, भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण कार्य हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है? जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कौन से जगह पर बनाया जा रहा है? केरल में बनाया जा रहा है, या फिर दिल्ली में बनाया जा रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, या फिर गुजरात में बनाया जा रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। तो कहां पे बनाया जा रहा है बच्चों? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में? नोएडा में। आप सबको पता है नोएडा जो किससे लगता हुआ शहर है? दिल्ली से लगता हुआ शहर है नोएडा। NOIDA। आपको बताना चाहूं इसमें हर शब्द का अपना एक अर्थ है, यानी N से न्यू, O से ओखला, I से इंडस्ट्री, D से डेवलपमेंट और A से एरिया। क्लियर है? न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोएडा। यह शहर बसाने का श्रेय ND दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी को दिया गया है। ND दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी को दिया जाता है। क्लियर है? और यहां पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है बच्चों। कहां का? एशिया का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो बनने जा रहा है, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे बनने जा रहा है? नोएडा में। अगर इस एयरपोर्ट की लागत की बात करना चाहूं तो इस एयरपोर्ट की लागत है 29,500 करोड़ रुपए। इस एयरपोर्ट की लागत कितनी है? 29,500 करोड़। 29,500 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, और यह पूर्ण रूप से डिजिटल एयरपोर्ट होगा। यह पूर्ण रूप से कैसा एयरपोर्ट होगा बच्चों? डिजिटल एयरपोर्ट होगा यह पूर्ण रूप से। क्लियर है? उसके अलावा इस एयरपोर्ट का नाम होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का क्या नाम होगा? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की एक फोन निर्माता कंपनी, जिसका मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर आप लोगों को ध्यान है, सैमसंग ने अपना दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट भी स्थापित किया है। कहां पर? नोएडा में। और यह प्लांट स्थापित कर गया सैमसंग के द्वारा। कब स्थापित किया है बच्चों? 2018 में। ये वही सैमसंग कंपनी है जिसने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वह अपनी कोई भी विनिर्माण इकाई स्थापित नहीं करेगी, और वह अपनी कोई भी विनिर्माण इकाई कहां पर स्थापित नहीं करेगी? चीन में स्थापित नहीं करेगी। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को ध्यान से देखा है तो आप सब बच्चों को इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए था कि कौन सी कंपनी ने घोषणा की है कि चीन में वो अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित नहीं करेगी। क्लियर है? अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसमें मैं आप लोगों से कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूंगा। वो पॉइंट क्या है? जो केरल है, अगर केरल की मैं बात करना चाहूं, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, किससे? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कहां पर है? केरल में। और केरल में भी कौन सी जगह बच्चों? कोच्चि में। उसके अलावा अगर बात करना चाहूं, जो दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर सबसे पहले कोविड-19 की किसकी शुरुआत कर दी गई थी? टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई थी। और गुजरात का एयरपोर्ट जहां पर सबसे पहले क्या उड़ा दिया गया बच्चों? सी प्लेन। किसको? सी प्लेन। क्लियर है? तो हमारा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वो एयरपोर्ट है जो 29,500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जोंगा जलप्रपात किस राज्य में है? पहला क्वेश्चन तो यह है कि किस राज्य में है, और जिसके जीर्णोद्धार हेतु वहां की राज्य सरकार ने एक परियोजना प्रस्तुत की है। यानी जीर्णोद्धार बोल दो, मरम्मत बोल दो, बात एक ही है बच्चों। तो जोंगा जलप्रपात आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से राज्य में है। कौन से राज्य में बच्चों? कर्नाटक में। जोंगा जलप्रपात बोल दो, या महात्मा गांधी बोल दो, या इसके अलावा आप इसे एक नाम और दे सकते हैं, गरसोप्पा बोल दो। ये बात एक ही है। यानी ये तीनों ही नाम इस जलप्रपात के है। कौन सी नदी पर है? श्रावती नदी पर है बच्चों। कौन सी नदी पर है? श्रावती नदी पर है। और यह श्रावती नदी बहती है कौन से राज्य में बहती है? कर्नाटक राज्य में बहती है। और कर्नाटक राज्य के अगर जिले की बात करना चाहूं तो कौन सा जिला है? शिवमोगा जिला। कौन सा जिला है? शिवमोगा जिला। यानी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बहती है श्रावती नदी, और जिस पर बना हुआ है कौन सा जलप्रपात? जोंगा जलप्रपात। इस जलप्रपात की अगर मैं बात करना चाहूं ऊंचाई की, तो इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है कितने फीट है? 830 फीट है। कितने फीट है? 830 फीट है। इसके अलावा यहां पर 4 छोटे छोटे इसमें और प्रपात है, जिसमें एक है आपका राजा, दूसरा है आपका रानी, तीसरा है बच्चों राकेट, और चौथा है रारेर। चौथा क्या है? रारेर, राकेट, रानी और राजा। ये छोटे छोटे 4 प्रपात है किसमें? जोंगा जलप्रपात में। और इसका जो जीर्णोद्धार करने के लिए एक तो यहां पर बनाया जाएगा बच्चों रोपवे।
रोपवे बनाने के साथ साथ यहां पर क्या लगाई जाएंगी, लाइटें, और इन सब पर राज्य सरकार खर्च करने जा रही है कितने रुपए, 1 अरब 20 करोड़। यानी 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च करके इसको कौन से स्थल के रूप में पर जनता के सामने पेश करना चाहती है सरकार, पर्यटन स्थल के रूप में। सरकार का उद्देश्य है अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, और इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही इस जलप्रपात का क्या किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है बच्चों। अगर इसमें मैं आपसे और बातें करना चाहूं तो कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु पहला शहर है जिसने अपना क्या जारी कर दिया है, लोगो जारी कर दिया है। लोगो जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत की क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसके अलावा बगीचों का शहर भी कहा जाता है, और बगीचों का शहर भी कौन सा कहलाता है, बेंगलुरु। इसके अलावा जो इसरो, भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसरो का मुख्यालय भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इसके अलावा अगर इसमें और बात करना चाहूं तो यह एक योजना लागू की गई है, बुनकरों से संबंधित वो योजना है, और बुनकरों से संबंधित उस योजना का नाम है नेकर सम्मान योजना। क्या नाम है, नेकर सम्मान योजना। नेकर सम्मान योजना का संबंध भी कौन से राज्य से है, कर्नाटक से। क्लियर है। तो ये है हमारा जोंगा जलप्रपात, और ये मैंने आज तक का इसका सबसे रुद्र रूप दिखाया है। ये आपका राजा है, ये रानी है, ये रॉकेट है, और ये रायर है। क्लियर। तो हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर्स की ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। मैं आशा करूंगा कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।